नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक देख लिया था कि एटम का नाम कहाँ से आया, किसने उसको इन्वेंट किया। फिर हमने बात की थी जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट, उनके पोस्टुलेट्स के बारे में। फिर हमने बात की कि कैसे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट द्वारा समझाया। आज हम उन्हीं के रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि कैसे उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी और कैसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे स्कैटर करवाया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक लेड चेंबर लिया। सबसे पहले उन्होंने एक लेड चेंबर लिया। इस लेड चेंबर में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। उन्होंने उस टाइम पे पोलेनियम का यूज किया था। उन्होंने उस टाइम पे किसका यूज किया था? पोलेनियम का। रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो अल्फा बीटा गामा तीनों रेस को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों रेस को क्या करते हैं? स्कैटर। अब जैसे ही यहां से अल्फा बीटा रेस, अल्फा बीटा गामा रेस स्कैटर होती है, उन्होंने सबसे पहली बात तो लेड चेंबर ही क्यों लिया? क्योंकि लेड चेंबर अल्फा बीटा गामा रेस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। अब बात करते हैं, उनको सिर्फ मतलब था अल्फा रेस से। किससे मतलब था? सिर्फ अल्फा रेस से। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बीच में एक पोलेरॉइड लगाया। क्या लगाया? पोलेरॉइड। पोलेरॉइड आप ऐसा समझ लीजिए, एक छन्नी है जो सिर्फ अल्फा रेस को इससे पार होने देती है, बीटा और गामा रेस को क्या कर देती है? वो रोक देती है। और उसका काम एक और था कि उनको जो अल्फा स्कैटर करवानी थी वो कैसी चाहिए थी? उनको पैरेलल चाहिए थी। कैसी चाहिए थी? रेज उनकी पैरेलल। तो पोलेरॉइड एक तो अल्फा बीटा गामा में से सिर्फ अल्फा को पास होने देता था, और इन सारी रेस को जो रैंडमली मूव कर रही है उन सबको कैसा ला रहा था? वो पैरेलल। कैसा ला रहा था? पैरेलल। तो ये हमारी सारी अल्फा रेस इस पोलराइड की वजह से पैरेलल आना शुरू हो गई। यहां पे उन्होंने लगाई थी एक गोल्ड फॉइल। क्या लगाई थी यहां पे? उन्होंने एक गोल्ड फॉइल। उस टाइम पे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इजीली सीनेबल नहीं थे, हम उन्हें नेक्ड आई से इजीली नहीं देख पाते थे। इसलिए उन्होंने यहां पे क्या किया? जिंक सल्फेट का एक शीट रख दी। जिंक सल्फेट की यहां रख दी एक शीट। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इसके आर पर जाते थे तो यहां पे एक चमकदार रोशनी दिख जाती थी, जिससे पता लग जाता था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हो गए इसके आर पार। अब इनको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रखा था जो इस पूरे के अराउंड राउंड घूमता था। ऐसे पूरा सेमी सर्कल राउंड घूमता था, जो डिटेक्ट करता था कि कहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की बीम ज्यादा है। ये डिटेक्टर इस बीम्स को यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड पे जो हाईलाइटेड जो चमकीली लाइट है उसको क्या करता था? डिटेक्ट। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट द्वारा उन्होंने समझाया था कि कैसे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे गिरते हैं और कैसे वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और एक सेंटर पे सिर्फ 10 लाख में से एक, 10 लाख में से एक जो क्या होता है? सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। और वहां से ही उन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। इसकी डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। यही था उनका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसको एक सिमुलेशन के द्वारा हम समझते हैं। ये रदरफोर्ड का एक सिमुलेशन है। देखिए कैसे मैं अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्डन शीट पे गिराता हूं, उनके एटम्स पे गिराता हूं, और देखिए यहां पे कैसे जब पार्टिकल्स यहां से जा रहे हो और यहां डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। कैसे डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं? 10 लाख में से ही एक आधा कोई होगा जो सेम एंगल पे क्या हो जाएगा? वापस स्कैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कैटर। देखिए पार्टिकल्स आ रहे हैं और यहां से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब जे थॉमसन का कहना था कि सब क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। तो उसको प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटर करवाया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और अगर जे थॉमसन की बात सही होती कि ये सारे क्या है? पॉजिटिव, तो सारे पार्टिकल्स वापस क्या होने चाहिए? डिफ्लेक्ट। क्या होने चाहिए? डिफ्लेक्ट। पर वो क्या देखते हैं? ये सारे पार्टिकल्स क्या हो गए?
इस शीट्स के आर पार हो गए, गोल्ड फॉइल के क्या हो गए, आर पार। अब ये एटम का है कि देखिए सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस, और इधर इस पे अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर करवा गए हैं। तो अगर सेंटर पे पॉजिटिव है तो वो अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेगा, दूर फेंकेगा। क्या करेगा, दूर, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल, क्या करते हैं, रिपेल। देखिए जितने भी न्यूक्लियस है सबसे अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये पार्टिकल अभी आया और यहाँ से सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, सेम एंगल पे क्या हो गया, डिफ्लेक्ट। तो यही था उनका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ इस तरह का उनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने पोलिनियम सैंपल लिया था और ये अपना लेड चैम्बर था। यहाँ पे उन्होंने एक पोलराइड रखा था और ये हमारी गोल्ड फॉइल थी और ये माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टर था। और यहाँ पे उन्होंने एक ZNS की शीट लगा रखी थी। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स उस पर स्कैटर होते थे तो वो चमकती थी, जिससे हमें पता चल जाता था कि वो सारी जितनी भी रेज है वो क्या हो गई है, आर पार या इस गोल्ड फॉइल से निकलकर उस पर गिरी है। चलिए अब हम ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे आपके लिखी हुई है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, कितने एंगल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो एंगल, किस पे बात करेंगे, जीरो एंगल पे। तो जीरो एंगल पे अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर की बात करें तो वो है 10 की पावर 7। कितनी है, 10 की पावर 7, मतलब लमसम 1 करोड़ के आसपास। कितनी, 1 करोड़ के आसपास। जीरो एंगल का मतलब वो सीधी गई और आर पार हो गई, तो इसका थीटा कितना बना, 0 डिग्री। कितना बना, 0 डिग्री। मतलब मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो क्या हो गई, आर पार। अगर हम बात करें 180 डिग्री पे, 180 डिग्री मतलब गई, सेम एंगल पे क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। सेम एंगल पे क्या हो गई, डिफ्लेक्ट। तो हम वहां बात करें तो देखिए इसका नंबर कुछ 10 के आसपास है, मतलब 1 करोड़ में 10 के आसपास सिर्फ, या फिर 10 लाख में 1 के आसपास स्कैटर हो पाई। ये थी हमारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल के बीच का ग्राफ। चलिए आगे बात करते हैं। अब जब उन्होंने पार्टिकल को स्कैटर करवाया तो उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवाया तो ये रहा हमारा एक एटम और उसका सेंटर पे रहा न्यूक्लियस। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि वो न्यूक्लियस तक गया और उसको टच करके वापस आया, वो न्यूक्लियस से कभी टकराया ही नहीं। आप ऐसा समझिए, मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, अगर उनको हम ऐसे एक साथ कोलिजन के लिए उनको एक साथ पास में लाए तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो दूर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये कभी भी कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, पर कुछ दूरी तक तो वो उनके पास में जा पाएंगे, कुछ दूरी तक तो उनके पास जा पाएंगे। तो ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे, वो न्यूक्लियस तक कितनी दूरी तक जा पाए थे, मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कितना दूर वो वहां तक रुक पाए थे, जिसका हमारा एक डेरिवेशन है क्लोजेस्ट अप्रोच, कि वो कितने पास तक, कितनी पास की डिस्टेंस तक वो अल्फा पार्टिकल्स जा पाए थे। तो इस क्लोजेस्ट अप्रोच का हम यहाँ पे डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। ये मैंने एटम बना दिया और इसके सेंटर में हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियस। अब हमने इस पे क्या गिरा है, अल्फा पार्टिकल्स। क्या गिरा है, अल्फा पार्टिकल्स। ये कुछ डिस्टेंस तक गए और वापस क्या हो गए, डिफ्लेक्ट। क्या हो गए, डिफ्लेक्ट। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस थी, जितना वो जो गैप है, उस गैप को मैं बोल दे रहा हूं एक्स नोट। क्या बोल दे रहा हूं, एक्स नोट। यही क्या है, हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना क्लोजेस्ट जा चुका है, कितनी दूरी पे वो क्लोजेस्ट जा सकता है, वही क्या है हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो होता है हमारा Ze। कितना होता है, Ze। Z हमारा एटॉमिक नंबर है और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। अगर वो किसी का भी न्यूक्लियस हुआ तो उसके एटॉमिक नंबर जो होगा उसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से। तो हम जनरली क्या मान रहे हैं, उसका उस पर चार्ज कितना होता है, Ze। कितना होता है, Ze। हम किसको गिरा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। किसको गिरा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। और हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना होता है, 2 ही। कितना होता है, 2 ही। हम यहाँ पे एक बेसिक सा लॉ यूज करेंगे जो हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पे क्या होगा, जो इनिशियल में इसके पास जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इनिशियल में इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, जो क्या होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है, हाफ वी स्क्वायर। अब जैसे ही ये पास जाने जाएगा, इस पे क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर दो पॉजिटिव चार्ज आपस में पास आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर। क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर, जो कि क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इनिशियल में जब उसके पास वेलोसिटी थी, जिस स्पीड से वो जा रहा था, तो उसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे वो पास जा रहा है, उस पे क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, जो क्या था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी कोई चीज कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करती है तो वहां पे कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मोटा मोटी में बताऊं कि कंजर्वेशन एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जो किसी चीज को अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस पेन की पोजीशन यहाँ पे, अगर मैं इसे वापस ऊपर ले जाऊं, अगर मैं इसके क्या ले जाऊं, वापस ऊपर, अब इसके नीचे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा है, ग्रेविटी का फोर्स। कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स। तो ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने इस फोर्स के अगेंस्ट में क्या किया है, वर्क। क्या किया है, वर्क। तो ये जहां जो एनर्जी स्टोर हुई है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसको ऊपर ले गया, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये वापस इसकी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे क्या लग रही है, इसकी ग्रेविटी। तो इसको नीचे आने में मदद किसने की, ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो मोटा मोटी एक्सप्लेन करूं तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने एक्चुअल पोजीशन में आने में मदद करते हैं। वो सारे फोर्स क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसको एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो यहाँ कौन सी एनर्जी काम आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और दो चार्ज के बीच में अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे कि एनर्जी जो इनिशियल में थी वही एनर्जी क्या रहेगी, फाइनल में। क्या रहेगी, फाइनल में। इनिशियल में थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और फाइनल में हमारे पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां आया तब इस पे क्या लगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे आ गया है, बराबर, जो कितना है 2e। अब पहला चार्ज और दूसरा चार्ज क्या है, Ze। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, x0। क्या है, x0। और हमें उसी x0 से मतलब है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पहला चार्ज कितना है 2e, दूसरा चार्ज कितना है Ze अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x0। अब हमें x0 से मतलब है तो हम x0 को इधर भेज देंगे, तो k e का e से मल्टीप्लाई हो गया और z का 2 से, तो ये आ गया 2kz e स्क्वायर अपॉन x0 1/2 mv स्क्वायर। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो x0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4kz e स्क्वायर अपॉन में x0 mv स्क्वायर। सॉरी, x0 हम इधर भेज चुके हैं, अपॉन में mv स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम बात करते हैं कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या कभी जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर इसको जीरो होना है तो नीचे वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट। क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट। नीचे क्या है, मास, और नीचे क्या है, वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ना ही मास कभी इनफाइनाइट हो सकता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये डिस्टेंस कभी क्या हो जाए, जीरो। अगर जीरो हो जाती है इसका मतलब क्या है, ये इससे क्या कर जाएगा, टकरा जाएगा। क्या करेगा, टकरा जाएगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम हमारी वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट, और मास को भी क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट।
ये डेरिवेशन था हमारा, छोटा सा डेरिवेशन है जिसपे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसका नाम है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बाकी है उनको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, एक ही वीडियो में उनको कवर करके हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी आने वाली वीडियोस है उनमें सारे जितने भी PYQs है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं उनको आपके बीच में लेके आएंगे। धन्यवाद।